हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हम लोग अपनी क्लास में मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब भी हम बात करते हैं फिलिप्स कर्व तो हमारे दिमाग में एक बात आ जाती है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में रिलेशनशिप। और जब भी हम लोग रिलेशनशिप की बात करते हैं तो एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स हैं जिनका नाम है A W फिलिप्स, जिनके नाम पे ये टॉपिक है फिलिप्स कर्व। उन्होंने एक रिसर्च करी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप बताया, जो कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन साबित हुआ हमारी इकोनॉमी के अंदर। लेकिन इन सब चीजों को काफी सारे इकोनॉमिक्स ने अपने अपने तरीके से अलग अलग लेवल पे एक्सप्लेन किया। वो भले ही सोलो हो, सैमुएल्सन हो, मिल्टन फ्रीडमैन हो या एडमंड फेल्प हो, सबकी थ्योरी अलग अलग है। लेकिन एंड ऑफ द डे सबके सब लोग अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में एक रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन, जिसमें गाइस मॉडिफिकेशन रहेगा, मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व। देखिए, हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड फिलिप्स कर्व है वो कुछ इस प्रकार होता है। दैट इज हमारा इन्फ्लेशन। ध्यान रखना, हम लोग बात कर रहे हैं अपने इस साल के इन्फ्लेशन की। जो हमारा इस साल का इन्फ्लेशन होगा वो जनरली हमारी इस साल की एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड होगा, साथ साथ हमारे मार्कअप पर डिपेंड होगा, कैचुअल वेरिएबल्स पर डिपेंड होगा, यानी इन्फ्लेशन का रिलेशन। एंड उसके बाद जो मेन है रिलेशन वाला, वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इस पर डिपेंड होगा। ठीक है। जनरली सारे इकोनॉमिक्स ने इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का रिलेशनशिप मेंटेन किया। अब यहाँ पे मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व की बात कैसे आई। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं मॉडिफिकेशन की तो हमें ये माइंड में आता है कि जो हमारा एवरेज इन्फ्लेशन है, देखिए समझिएगा, जो हमारा एवरेज इन्फ्लेशन है, एवरेज इन्फ्लेशन वो हमारा जीरो के बराबर नहीं है, यानी दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। एंड ये सबसे बड़ी बात थी जो, या सबसे बड़ा बदलाव था जो मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व में आया। क्यों? अगर हम लोग ओरिजिनल फिलिप्स कर्व की बात करेंगे तो हम ये मानते थे उस टाइमिंग में कि जो ओरिजिनल फिलिप्स कर्व होता था उसमें एवरेज इन्फ्लेशन जीरो होता था। क्यों? कभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव हो रहा है, कभी इन्फ्लेशन नेगेटिव हो रहा है। ध्यान रखना, हमें पॉजिटिव नेगेटिव की ही बात करनी है। कभी इन्फ्लेशन पॉजिटिव हो रहा है और फिर कभी इन्फ्लेशन नेगेटिव हो रहा है, तो एक तरह का वेव डायग्राम चल रहा है जो कि कोई भी हमें डिफाइन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। तो इसलिए हम लोग मान के चलते थे कि ओरिजिनल फिलिप्स कर्व में जो एवरेज इन्फ्लेशन होता था वो जीरो होता था। क्या होता था? जीरो। बट आज जो हम पढ़ रहे हैं वो मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व पढ़ रहे हैं, इसके अंदर एवरेज इन्फ्लेशन जीरो नहीं होगा, और ये जो वैल्यू है दिस इज योर जनरल फिलिप्स कर्व की इक्वेशन, राइट। अब मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व में हमने ये सोचा कि जो हमारा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है ये वाला इस साल का, जनरली जब भी वर्कर्स की वेज डिसाइड होती है तो ये देखा जाता है जो वेज सेटर्स हैं वो इन्फ्लेशन या एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे वेज डिसाइड कर रहे हैं। तो हमने ये मान लिया कि जो हमारा इस साल का इन्फ्लेशन है वो पिछले साल के इन्फ्लेशन पर डिपेंड है, और वो डिपेंड ही नहीं बल्कि एक तरह के रिस्पॉन्स के साथ में भी है। यहाँ पे जो थीटा है ये बेसिकली रिप्रेजेंट द रिस्पॉन्स ऑफ लास्ट ईयर इन्फ्लेशन ऑन दिस ईयर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। क्लियर? थीटा रिप्रेजेंट रिस्पॉन्स ऑफ लास्ट ईयर इन्फ्लेशन ऑन दिस ईयर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। ध्यान रखना, इस साल के एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन पे पिछले साल के इन्फ्लेशन का कितना रिस्पॉन्स पड़ रहा है। देखो, पिछले साल का इन्फ्लेशन कुछ है, इस साल का इन्फ्लेशन उस पर डिपेंड डेफिनेटली करेगा, लेकिन थीटा जो होता है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब पिछले साल का इन्फ्लेशन अगर 10% था तो 10% का इंपैक्ट अब कितना बढ़ रहा है, कितना पड़ रहा है हमारे इस साल के इन्फ्लेशन पे। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट निकल के आती हैं। पहली, थीटा से रिलेटेड। देखिए, थीटा जो होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि रिस्पॉन्सिवनेस से, अगर मान लो वो जीरो है, अगर आपने बोला कि सर अगर थीटा हमारा यहाँ पे जीरो हो गया, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा अगर हमने यहाँ पे जीरो मान लिया तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है, ध्यान रखना, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नोन एज एवरेज इन्फ्लेशन।
आपको लग रहा होगा सर है ये कब हो गया था, मैं आपको बता देता हूँ। हम एक सब्जेक्ट पढ़ते थे स्टैटिस्टिक्स, वहां पे हम पढ़ते थे एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन को हम कहते थे मीन, और मीन का मतलब होता है एवरेज। टेक्निकली बात करना, अगर ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है तो यही एवरेज इन्फ्लेशन है। यदि थीटा 0 है तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो कि एवरेज इन्फ्लेशन के बराबर होता है वो क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है, हमारा जो फिलिप्स कर्व क्या बन जाएगा, नाउ द मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व बिकम द ओरिजिनल फिलिप्स कर्व। समझ में आई मेरी बात? तो जो फिलिप्स कर्व बनेगा आपका जो होता है पाई टी इज इक्वल टू पाई ई टी। नाउ इफ द थीटा इक्वल्स टू 0 देन पाई ई टी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। समझ में आई मेरी बात आपको? तो ये अभी बताओ, अगर ये 0 हो गया तो आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हो, आप चाहो तो लिख दो दैट इज थीटा पाई टी माइनस का 1 प्लस म्यू प्लस जेड माइनस का अल्फा यू टी। और क्योंकि मैंने बोला कि थीटा 0 है तो थीटा 0 रखा आपने, तो उससे इन्फ्लेशन ये 0 हो गया, या बचा म्यू प्लस का जेड माइनस का अल्फा यू टी। ध्यान रखना, अगर थीटा 0 होगा तो जितनी भी हम मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, और जो हमारी इक्वेशन बन के आएगी वो होगी हमारी ओरिजिनल फिलिप्स कर्व। ठीक है बेटा, जो हमारी इक्वेशन बन के आएगी वो कौन सी बन के आएगी, ओरिजिनल फिलिप्स कर्व। कौन सी बन के आएगी, ओरिजिनल फिलिप्स कर्व। देखो जितनी बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर बताइए। तो यहां मैं आपको बता रहा था, कि थीटा अगर 0 हो जाएगा तो हमारी जो फिलिप्स कर्व है वो ओरिजिनल फिलिप्स कर्व बन जाएगा। और अगर थीटा हमारा, तो अगर हमारा फिलिप्स कर्व, लेट्स सपोज फिलिप्स कर्व में जो हमारा थीटा है अगर पॉजिटिव हो गया, तो ध्यान रखना हमारा जो इन्फ्लेशन का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा दैट इज थीटा पाई टी प्लस का म्यू प्लस का जेड माइनस का अल्फा यू टी। इसका मतलब ये हो गया कि नाउ इन्फ्लेशन इज नॉट डिपेंड्स ओनली ऑन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन लास्ट ईयर इन्फ्लेशन। यहाँ पे टी माइनस 1 है, लास्ट ईयर इन्फ्लेशन विद द थीटा कोफिशिएंट प्लस म्यू यानी मार्कअप प्लस जेड यानी कैचर वेरिएबल एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर जो डिपेंड है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क ये है हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर कि ये वाला जो इन्फ्लेशन है वो सिर्फ डिपेंड करेगा मार्कअप पे, कैचुअल वेरिएबल पे और अनएम्प्लॉयमेंट पर। ठीक है, लेकिन इस वाले में इन्फ्लेशन डिपेंड करेगा हमारे पिछले साल के इन्फ्लेशन में भी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लास्ट ईयर इन्फ्लेशन, राइट। एंड थर्ड केस, अगर थीटा हमारा इक्वल टू 1 हो गया पॉजिटिव है एग्री, बट इक्वल टू 1 है, तो बता दीजिए क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन इज इक्वल टू थीटा को 1 कर दो, लास्ट ईयर इन्फ्लेशन प्लस का म्यू प्लस जेड माइनस का अल्फा यू टी। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा पाई टी माइनस का पाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू प्लस का जेड माइनस का अल्फा यू टी। यानी हमारा अगर थीटा जो कि रिस्पॉन्सिवनेस था अगर वो 1 के बराबर हो गया तो अब हमारा जो इन्फ्लेशन बन जाएगा वो टेक्निकली इस साल का इन्फ्लेशन और पिछले साल का इन्फ्लेशन उनका डिफरेंस जो होगा वो इसके बराबर होगा। अब एक इकोनॉमिक्स आती है यहाँ पे कि सर अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लूं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ बेटा, दैट इज मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ दैट इज पाई टी माइनस का पाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू प्लस का जेड माइनस का अल्फा यू टी। तो ये जो इक्वेशन है ध्यान रखना, इससे हम कहते हैं दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व। ये ध्यान रखना, पेपर में कभी कभी पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व। ये फिलिप्स कर्व लिखा मैंने, फिलिप्स कर्व। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व क्या होता है तो आपको समझाना पड़ेगा कि जो हमारा इस साल का इन्फ्लेशन है वो एग्जैक्ट यानी 1 to 1 रिलेट कर रहा है पिछले साल के इन्फ्लेशन पे। क्लियर हुई? 1 to 1 यानी एग्जैक्ट रिलेट टू दी लास्ट इन्फ्लेशन। अगर ऐसा है तो ध्यान रखना हमारा चेंज इन इन्फ्लेशन डिपेंड कर जाएगा इन वैल्यूज पर। क्लियर है ये मेरी बात आपको? तो ये जो जितने भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ दिस इज नोन एज म्यूटेशन और यू कैन से दैट मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं हम लोग मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व।
ठीक है, तो ये जितनी बातें मैंने आपको समझाई, तो अब मेरा यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखिए आपको याद होगा कि हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था, एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया था लेबर मार्केट का। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है, मैंने उसके अंदर अराउंड 7 to 8 वीडियोस आपको करवाई। उसके अंदर मैंने पूरा लेबर मार्केट कंप्लीट कर दिया। इट वाज नियो क्लासिकल थ्योरी, जो मिल्टन फ्रीडमैन एंड फेल्प्स की थ्योरी है, वो कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन नेचुरल लेवल पर। ठीक है, मिल्टन फ्रीडमैन, ध्यान रखना, मिल्टन फ्रीडमैन और एडमंड फेल्प्स, ये दो ऐसे इकोनॉमिक्स हैं जो बहुत ही टॉप लेवल की थ्योरी इन्होंने बताई है। और ये इस बात को डिनाई कर चुके हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट में और इन्फ्लेशन के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। वो कहते हैं नहीं, उन्होंने बोला जरूरी नहीं है इनवर्स रिलेशनशिप हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक लेवल पे जाके रुक जाएगा। जैसे इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि अगर हम इन्फ्लेशन को कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, या है ना, मतलब कंट्रोल करते जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या टॉलरेट करना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मतलब आप ऐसा समझिएगा, मैं इसको रफ कर दूं, अगर आप वीडियो को पॉज करके सारा छाप लो। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे जनरली बात करता हूँ, पहले तो हेडिंग चेंज होगी, दैट इज नेचुरल रेट ऑफ या फिलिप्स कर्व एट द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिलिप्स कर्व एट द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फिलिप्स कर्व एट नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए एक बात ध्यान रखना, पहली बात तो अब ये चीज ध्यान रखना कि जब आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि टी पीरियड का था, जो आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बराबर होगा, तो ये बात कंफर्म होगी कि जो आपका इन्फ्लेशन है वो आपके एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के बराबर होगा। मानते ही नहीं मानते हो, ये बात नहीं मानते हैं? अब एक बार बताओ, हमने एक इक्वेशन क्या बना के चल रहे थे, पाई टी इज इक्वल टू पाई ई टी प्लस का म्यू प्लस का जेड माइनस का अल्फा यू टी, ये मान के चल रहे थे नहीं चल रहे थे? अब अगर मैंने बोला कि अगर यूटी यूएन के बराबर हो गया, मान लो मैं पहले यहां से लिखना स्टार्ट करूं, माइनस का यूएन, अगर यूटी यूएन के बराबर हो गया और ये वैल्यू एज इट इज है, तो जो पाई टी है ना, पाई टी है, पाई ई टी जो पाई टी के बराबर हो जाएगा, और यहां से कैंसिल आउट, अल्फा यूएन यहां लाया, वहां बचा म्यू प्लस का जेड, और यू एन को रोका मैंने, तो म्यू प्लस का जेड अपॉन में अल्फा। तो दिस इज माई नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज कांस्टेंट। देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज जो यू एन है ये कांस्टेंट है। यही चीज बताइए मिल्टन फ्रीडमैन ने, मतलब मिल्टन फ्रीडमैन एंड एडमंड फेल्ट, ये बहुत बड़े इकोनॉमिक्स हैं। इन्होंने ना फूलिंग मॉडल भी बनाया है, मतलब बड़ा प्यारा एक मॉडल है फूलिंग मॉडल, कभी टाइम मिले तो पढ़ना। उन्होंने बताया कि लोग, मतलब लोगों को बेवकूफ जनरली बात करिए, चलो वो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो इन्होंने बताया है कि हम नहीं मानते कि अनएम्प्लॉयमेंट में और इन्फ्लेशन में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, नहीं। एक वक्त ऐसा आएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन अपने कांस्टेंट वैल्यू के बराबर हो जाएगा। और वो जो टाइम होगा वो शॉर्ट रन नहीं होगा, वो मोर देन शॉर्ट रन होगा। यदि आप उसे मीडियम रन भी कह सकते हो और आप उसे लॉन्ग रन भी कह सकते हो। ठीक है, ठीक है, मीडियम रन भी आप बोल सकते हो। यानी अगर फिलिप्स कर्व इनवर्सली रिलेटेड है विद इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो ये शॉर्ट रन का है। लेकिन आफ्टर सम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक अपनी नेचुरल लेवल पर आ जाएगा, और अब जो आपका फिलिप्स कर्व होगा वो वर्टिकल होगा। और ये जो फिलिप्स कर्व वर्टिकल होगा, ये आपका लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व होगा, ये आपका फिर शॉर्ट रन नहीं होगा। मतलब शॉर्ट रन में तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। मतलब कहने का मतलब, अगर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे मतलब इन्फ्लेशन है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल किया जा रहा तो डायग्राम कम होता है, मतलब ये वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कॉरस्पॉन्डिंगली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हेन वी रीच इन द मीडियम रन और इन द लॉन्ग रन, देन वी विल रीच द we will get the a constant value of unemployment, because after that हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में एक एक
एक मिनिमम लेवल का एम्प्लॉयमेंट होता है जो कि जरूरी होता है। मतलब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अनएम्प्लॉयमेंट इनफाइनाइट हो जाए और एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल मिनिमम हो जाए, बिल्कुल क्लोज टू जीरो हो जाए। दिस इज इम्पॉसिबल। तो ये थ्योरी है फिलिप्स कर्व में नेचुरल लेवल की। ठीक है, अभी मैं आपके साथ इसको और कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा ना बैठ के पूरा समझाया है आपको। ठीक है, एक तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अभी मैं एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ इसके साथ में, छोटी सी वीडियो। ठीक है, उसमें ना मैं बकायदा आराम से बैठ के समझाया पूरा लिख कर के फिलिप्स कर्व, और वहां पे मैं नेचुरल लेवल की बात करूंगा आपसे। ठीक है, तो वो भी आप कंटिन्यू करके देखना। तो ठीक है, तो मेरी बात जहां तक समझ में आ गई तो लिखना जरा स्टार्ट करिएगा। यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना बच्चों। बच्चों हमारी आज की क्लास में जो हम जो पढ़ रहे हैं मैक्रो में बच्चों, वो है उसकी हेडिंग है मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व। ठीक है बच्चा, मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व। सो ये टॉपिक बच्चा ध्यान से समझना। हम लोग आपको पता है ब्लांचार्ड का रीडिंग पढ़ रहे हैं, ऑलिवर ब्लांचार्ड। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने फिलिप्स कर्व के बारे में पढ़ा है, फिलिप्स कर्व की इक्वेशन पढ़ी है। ठीक है बच्चों, सो कंटिन्यूशन रख रहे हैं उसके आगे। बच्चों देखो, मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व मैं आपको थोड़ी चीजें क्लियर कर देता हूँ। मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व से पहले एक ओरिजिनल फिलिप्स कर्व था। ठीक है, थोड़ा सा आइडियाज क्लियर करना। दो इकोनॉमिक्स, एक मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है बेटा, एक ये, दूसरे एडमंड फेल्प्स। ठीक है बेटा, ये दो इकोनॉमिक्स। इन लोगों ने एक बात बोली, या फिर इनके अकॉर्डिंग देयर इज नो, बेटा इनके अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेड ऑफ नहीं था बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। समझना बेटा मैं क्या कहना चाहता हूं। मिल्टन फ्रीडमैन एंड एडमंड फेल्प्स के अकॉर्डिंगली देयर इज नो एनी ट्रेड ऑफ बिटवीन, ट्रेड ऑफ का मीनिंग समझते हो बेटा क्या होता है? एक चीज को बढ़ाते तो दूसरी चीज कम होती है, और या फिर दूसरी चीज को बढ़ाते तो ए वाली पहले वाली कम हो जाती है। ठीक है, और ट्रेड ऑफ क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे सेक्रीफाइस और गेन वर्ड यूज होता है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इन इकोनॉमिक फॉर्म, माइक्रो इकोनॉमिक फॉर्म में बेटा जब ट्रेड ऑफ लिखा हुआ होता है यहाँ पे ट्रेड ऑफ, तो ट्रेड ऑफ के दो पार्ट बनते हैं, एक सेक्रीफाइस, ठीक है बच्चा, एक बनता है गेन। तो जब भी ट्रेड ऑफ आए तो ध्यान रखना कुछ सेक्रीफाइस होता है तो बच्चा कुछ गेन भी होता है। क्लियर? चलो जी, हम ये कह रहे हैं मिल्टन फ्रीडमैन एंड एडमंड फेल्प्स के अकॉर्डिंगली अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं था, या फिर कोई भी ट्रेड ऑफ नहीं था। ट्रेड ऑफ मतलब सेक्रीफाइस गेन वाला रिलेशनशिप नहीं था। देयर इज नो एनी ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। बेटा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो कभी भी नेचुरल रेट से कम नहीं होता था। बेसिकली ये हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था, ये हमारा एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। तो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कभी भी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से के बिलो नहीं होता था। ठीक है बच्चा, तो पॉइंट ये है कि वही कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट है, वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से कभी भी कम नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, कब नहीं होगा कम? इन दी लॉन्ग रन। ठीक है बच्चा, मैं रिपीट कर देता हूं। वो ये कहते थे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैन नॉट फॉल बिलो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के अंदर बच्चों नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से नीचे एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं होगा। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को बेटा? किन लोगों ने बोला था? बेसिकली मिल्टन फ्रीडमैन एंड एडमंड फेल्प्स ने। ठीक है, ये आपके बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वाले, याद रखना। ठीक है बच्चा, और उनके अकॉर्डिंग बच्चा, अकॉर्डिंग टू देम बेटा, जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन था, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कौन सा इन्फ्लेशन? हाँ बच्चों, कौन सा इन्फ्लेशन? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, दैट मीन्स ये वाला पाई ई टी नॉट इक्वल टू जीरो। वो कहते थे नॉट जीरो होगा वो। क्यों? क्योंकि देखो पॉइंट ये क्लियर करके चलना, जो ओरिजिनल फिलिप्स का था या पुराना ट्रेडिशनल था, वो कहता था एक्सपेक्टेशन रियलाइज नहीं होंगी। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वाली नाम की कोई चीज नहीं होती, तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जीरो होगा। यानी कोई भी हम फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन रख के चलेंगे
तो वो 0 मान के चलेंगे, बट अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन एंड फेल्प्स उनके अकॉर्डिंगली ये चीज 0 नहीं होगी, क्योंकि ये चीज डिपेंड करेगी हमारी प्रीवियस ईयर के इन्फ्लेशन रेट पर। उनके अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू देम पाई ई टी इज इक्वल्स टू पाई टी माइनस 1, यानी इन्फ्लेशन पिछले साल का जो इन्फ्लेशन था उसके बराबर होगा, लेकिन एक छोटी चीज इन्होंने ऐड कर दी थी, दैट इज थीटा। ये थीटा रख लो, फाई रख लो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है बेटा इसमें, थीटा या फाई, इससे वो इन्होंने रिलेट किया था। अब ऑब्वियसली बात है, अब यहाँ पे नोटेशन चलेंगी, जैसे एग्जाम्पल, अब आप बोलो सर जी व्हाट इज दिस, तो हम बोल सकते हैं थीटा इज अ पेरीमीटर। बेटा ये एक तरह का पेरीमीटर है, थीटा इज द पैरामीटर, theta is the parameter which measures the effect of last year inflation rate on expected inflation। ठीक है, एक तरह का पैरामीटर था जो लास्ट ईयर के इन्फ्लेशन रेट को मेजर करता था इस साल की इन्फ्लेशन से, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं, the parameter which measures the effect of last inflation rate on expected inflation, effect of last inflation rate on inflation rate of मतलब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, अगर आप थीटा को 1 ले लेते हो, ठीक है, अगर आपने मान लो थीटा को 1 ले लिया एग्जांपल, तो जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है वो लास्ट ईयर से इन्फ्लेशन के बराबर हो जाना चाहिए। मान तो ये बात क्या, अगर थीटा 1 हो गया तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा बेटा, लास्ट ईयर इन्फ्लेशन के बराबर। तो मुझे बताओ जो फिलिप्स कर्व है, ये चीज जो बेटा फिलिप्स कर्व जो भी डिराइव्ड हो जाएगा, मॉडिफाइड वाली बात है, अगर आप वैल्यू को पुट कर दो, मान लो वो ये था बेटा पाई टी, अगर आपको याद हो पुरानी इक्वेशन, पाई ई टी प्लस म्यू प्लस जेड माइनस का अल्फा यू टी, याद है आपको पुराने वाली फिलिप्स कर्व चल रहा था। यहाँ बेटा वैल्यू पुट कर दो, इनकी वैल्यू पुट कर दो, दैट इज थीटा पाई टी माइनस 1 प्लस का म्यू प्लस जेड माइनस का अल्फा यू टी, ठीक है बच्चा। यहाँ आपने वैल्यू पुट कर दी इधर अच्छे से बढ़िया से। अब एक बात समझ के रखना यहाँ पर ध्यान से, अगर आपने इधर इस वैल्यू को पुट कर दिया थीटा, यानी थीटा की जो वैल्यू है वाली थीटा आपने वन रख दिया, तो ये t माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू प्लस जेड माइनस का अल्फा यू टी, या फिर और सिंप्लीफाई कर लो बच्चा, ये हो गई पाई टी माइनस का पाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू प्लस जेड माइनस का अल्फा यू टी, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज बेटा, इस इक्वेशन को तुम बोल दोगे, इसे अगर मैं थोड़ा सा ऐसे बना लूं, इस इक्वेशन को आप बोलोगे बेटा इस वाली इक्वेशन को, ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं इधर लिख दिया बेटा, दैट इज पाई टी माइनस पाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू प्लस का जेड माइनस का अल्फा यू टी, ठीक है बेटा। इस पूरी इक्वेशन को आप बोलोगे मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व, ठीक है बच्चा, क्या बोलोगे बच्चों, मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व, ठीक है, या फिर एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व, एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व, ठीक है बच्चा, एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व, और साथ साथ मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व भी बोलोगे इसे आप, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आती मेरी आप लोगों को अच्छे से। चलिए जी, अब देखिए समझिएगा चीजों को, इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें बेटा, ठीक है जी, इन सब चीजों को अच्छे से समझ लेना बेटा। जो ओरिजिनल फिलिप्स कर्व है हमारे पास, जो ओरिजिनल फिलिप्स कर्व है, ठीक है, ओरिजिनल फिलिप्स कर्व, ओरिजिनल फिलिप्स कर्व बेटा वो एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट, जहां पे और जहां पे मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व है वो एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड चेंज इन इन्फ्लेशन रेट। देखो समझना, दो तरह की हमारे पास वो आया फिलिप्स कर्व, एक ये ओरिजिनल फिलिप्स कर्व बताता है रिलेशनशिप बिटवीन, ये ओरिजिनल फिलिप्स कर्व बताता है रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड
इन्फ्लेशन रेट। ठीक है बच्चा, ओरिजिनल फिलिप्स कर्व एक्सप्लेन्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट, बट modified Phillips curve, modified Phillips curve explains the relationship between, explains the relationship between what? Relationship between unemployment rate and what guys? And क्या? एंड क्या? देखो मैं आपको बता दूंगा, आप खुद बताओगे। एंड चेंज इन इन्फ्लेशन रेट। देखो चेंज है, ठीक है, चेंज इन इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, चेंज क्यों कह रहे हैं? इस साल का माइनस पिछले साल का, तो चेंज हो गया ना बेटा ये, तो ये आ जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड चेंज इन इन्फ्लेशन रेट, इन इन्फ्लेशन रेट। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को मेरी अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास। नाउ नेक्स्ट हेडिंग लिखना बेटा, फिलिप्स कर्व, Phillips curve and the natural rate of unemployment। ठीक है बेटा, Phillips curve and the natural rate of unemployment, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, अभी चीजें समझते जाना। देखो बच्चा, हमारे पास ये है पाई, ठीक है जी, ये है पाई टी इज इक्वल्स टू पाई ई टी प्लस म्यू प्लस जेड। ठीक है, माइनस का अल्फा यू टी, माइनस का अल्फा म्यू टी यू टी, सॉरी। फिर आपने बोलते हो इफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देन इन्फ्लेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के बराबर हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, ये इज इक्वल टू ये प्लस का म्यू प्लस जेड माइनस का अल्फा यू एन, यहाँ से ये कैंसिल आउट, म्यू एन की वैल्यू हो गई म्यू प्लस जेड अपॉन में अल्फा। गॉट इट बेटा? मतलब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला हो गया म्यू प्लस जेड अपॉन में अल्फा, लेकिन कब ये? जब आप नेचुरली निकाल रहे हो। ठीक है, नेचुरल वैल्यू यानी एक, देखो सिंपल सा पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन एक डायग्राम है, उस डायग्राम में अगर आप एक पर्टिकुलर वैल्यू रख देते हो तो वहां से आपको एक ऐसे वेरिएबल की इक्वेशन मिल जाएगी जिस वेरिएबल को आप यूज करोगे। नाउ अगर उसी वेरिएबल को आप दोबारा से वहां पुट कर दो, देखो समझ ना, म्यू प्लस जेड अपॉन में अल्फा, ये इसकी वैल्यू मिल गई un। अब देखो समझ ना गाइस, ये इक्वेशन आपके सामने है वाली, इसे बोलो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मान लो आपको इक्वेशन है वाली, इक्वेशन नंबर 1 दैट इज इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन प्लस का म्यू प्लस जेड माइनस का अल्फा यू टी। बच्चा आपने क्या किया, इधर आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया चीजों को और यहाँ पे इसको रखा, और बेटा यहाँ से आपने माइनस अल्फा कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बच्चा यू टी माइनस म्यू प्लस जेड अपॉन में अल्फा। अब लोग ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि एट नेचुरल लेवल वी हैव u1 इज इक्वल्स टू म्यू प्लस जेड अपॉन में अल्फा। ठीक है बच्चा, नेचुरल लेवल पर जो un है वो म्यू प्लस जेड अपॉन में अल्फा है, जो un है वो म्यू प्लस जेड अपॉन में अल्फा है। नाउ अगर आप बेटा यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देते हो, ये आ जाएगा पाई ई टी माइनस का अल्फा यू टी माइनस का un। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आती है। नाउ अब आप अगर बेटा मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व की बात करते हो, ये तो आपका ओरिजिनल फिलिप्स कर्व है या ड्राइव फिलिप्स कर्व है। अगर आप मॉडिफाइड की बात करते हो तो मॉडिफाइड बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसी जगह वैल्यू पुट कर दो। शायद आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने वैल्यू रखी थी इधर, कौन सी वैल्यू थी बेटा इधर, के पाई मतलब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू थीटा इनटू लास्ट ईयर्स इन्फ्लेशन रेट माइनस का अल्फा यूटी माइनस का यूएन। ठीक है बच्चा, और अगर 1% आपने ये भी रखा कि ठीक है जी, अगर थीटा इज इक्वल्स टू थीटा फाइव बेटा एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना प्लीज, थीटा फाइव अभी फिलहाल के लिए एक ही है, जब तक कोई डिस्टिंक्शन नहीं आता, कहीं डिस्टिंक्शन आएगा तो चेंज कर देंगे। थीटा फाइव एक ही मान के चलो अभी।
तो ये हो जाएगा बेटा इन्फ्लेशन माइनस का लास्ट ईयर इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू माइनस का अल्फा यूटी माइनस का यूएन। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी बेटा आप लोगों को? बढ़िया सर। सो दिस इज योर फाइनल स्टेटमेंट, गॉट इट? तो बेटा बेसिकली ये कंसेप्ट था पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट आने के लिए, दैट इज दिस इज द इन्फ्लेशन रेट एंड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन इन्फ्लेशन या फिर इन्फ्लेशन, चेंज भी हो या इन्फ्लेशन भी हो, विद द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप कैसे निकलता है, ये पूरी डेरिवेशन है। बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझना। अभी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं इन्हीं क्वेश्चंस को यूज करूंगा आपके लिए, ठीक है बेटा? इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को मेरी बहुत अच्छे से? मैं मान सकता हूँ बेटा आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई हैं। चलिए जी, अब इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, तो थोड़ा सा कंसेप्ट लिख लेते हैं इसका स्टेटमेंट, देन बेटा आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ठीक है बेटा, लिखिएगा, एक छोटा सा नोट है, फिर आगे बात कर लेते हैं। वो है बेटा लिखना यहां से, फिलिप्स कर्व इज, या बेटा थोड़ा सा कट करके लिखना, एक्सप्लेनेशन ऑफ फिलिप्स कर्व इज क्लोजली रिलेटेड टू द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, explanation of Phillips curve is closely related to natural rate of unemployment. Full stop. The original Phillips curve was not based on, the original Phillips curve was not based on natural rate of unemployment, natural rate of unemployment, ठीक है? यू नो पुराना वाला फिलिप्स कर्व नेचुरल थोड़ी था, एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वहां पर, ठीक है? नेचुरल, अब मैं समझ में आ गई, मैं रिपीट कर देता हूं, द ओरिजिनल फिलिप्स कर्व वाज नॉट बेस्ड ऑन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फुल स्टॉप। देयरफॉर original Phillips curve relation, therefore original Phillips curve relation implies that if policymakers were willing to tolerate higher inflation rate then they could maintain lower unemployment rate forever. They could maintain lower unemployment rate forever. ठीक है, कंटिन्यू करना बेटा नेक्स्ट लाइन से। however this inverse relation between inflation and unemployment rate had not been accepted by Friedman and Phelps, and they provided the concept of natural rate of unemployment. बात समझ में आती है आपको क्या कहना चाहता है ये पैराग्राफ आपसे? ये कहता है कि जो इनवर्स रिलेशनशिप था इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वो फ्रीडमैन एंड फिलिप्स ने एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है? क्योंकि उन्होंने कहते थे कि ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में एक इनवर्स रिलेशनशिप है, बट उस इनवर्स रिलेशनशिप का भी एक अमाउंट होना चाहिए। इस देखो इनवर्स का मतलब ये थोड़ी है कि इन्फ्लेशन घटाते जाओ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट फ्यूचर तक बढ़ाते जाओ, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम करते जाओ, इन्फ्लेशन रेट लाइफ टाइम बढ़ाते जाओ। नहीं, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट तो आएगा जिससे आप कंपेयर कर सकते हो कि इसके ऊपर इसके नीचे नहीं हो सकता। मान लो इन्फ्लेशन एक के ऊपर नहीं हो सकता, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक के ऊपर नहीं हो, एक अमाउंट के ऊपर नहीं हो सकता। तो बेटा उसी चीज को बताया फ्रीडमैन एंड फेल्प ने। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, फ्रीडमैन एंड फेल्प। ही वाज द इकोनॉमिस्ट जिन लोगों ने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट बताया फिलिप्स कर्व के अंदर,
और वो फिलिप्स कर्व का इनवर्स रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन से सेटिस्फाई नहीं थे। गॉट इट बेटा? ध्यान रखना, एंट्रेंसेस के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आता है। मैं आपको बताऊंगा, अगर आप में से कोई एंट्रेंस को भी प्रिपेयर करना चाहता है या कर रहा है, उसको भी बेटा ये क्वेश्चंस ध्यान रखने, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बात करूं बेटा मैं आपसे, फुल स्टॉप करके लिखना। दे आर्ग्यूड दैट such trade-off can exist. They argued that such trade-off can exist only if wage setters systematically underpredict the inflation but it has been said that they are unlikely to make same mistake forever. They are unlikely to make same mistake forever. Full stop. Next line में, they also argued that government attempt to sustain lower unemployment by accepting high inflation. मैं रिपीट कर रहा हूं, they also argued that if government attempt to sustain lower employment by accepting higher inflation, then such trade-off will ultimately disappear. ठीक है, मतलब पॉइंट ये है गाइस समझना, जैसे कि हमारी किसी भी कंट्री के अंदर इलेक्शंस होते हैं और कोई भी पॉलिटिशियन ये कहता है कि मैं गरीबी घटाऊंगा, महंगाई भी कम करूंगा और अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी गरीबी का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट से बात कर रहा हूं मैं, मतलब बेरोजगारी भी कम करूंगा, इन्फ्लेशन भी कम करूंगा। जस्ट एग्जांपल हमारे पॉलिटिशियंस बोल देते हैं ना, ठीक है, कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं वो कहते हैं जी ऑटो के पीछे उन्होंने लगवा दिया पोस्टर, ऑटो रिक्शा के पीछे, क्योंकि उनको पता है ऑटो रिक्शा या रिक्शा के पीछे, ई रिक्शा के पीछे लिखवा दिया उन्होंने कि भाई महंगाई और बेरोजगारी दोनों ही कम होंगे। अरे भाई उन पॉलिटिशियंस को या जरा फिलिप्स कर समझाओ जाके कि अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर, अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन एंड फेल्प्स, अजीब बात कर रहे हो, क्योंकि ट्रेड ऑफ, क्योंकि आप डिसअपेयर कर रहे हो चीजों को, नहीं कर सकते आप। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, समझ रहे हो? अब देखो समझो, ये बात इंपॉर्टेंट है, क्या मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट ने लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्सेप्ट करा, मतलब सस्टेन किया बाय एक्सेप्टिंग हायर इन्फ्लेशन रेट की वजह से, हायर इन्फ्लेशन रेट रखा और लोअर एम्प्लॉयमेंट रेट रखा, तो वो जो ट्रेड ऑफ है ना वो अल्टीमेटली डिसअपेयर हो जाएगा। वो क्यों दे विल द इकोनॉमी विल रिटर्न बैक टू नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इकोनॉमी फिर क्या करेगी, नेचुरल रेट पर आने का ट्राई करेगी, उसके लिए फिर हाई इन्फ्लेशन फेस करे डजंट मैटर। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा अपना पूरा पैराग्राफ, जरा ध्यान से समझना, ध्यान से लिखना। दे ऑल्सो आर्ग्यूड that if government attempt to sustain lower unemployment by accepting higher inflation, then such trade-off will ultimately disappear. Full stop. The economy will return back to natural rate of unemployment. ठीक है बेटा, कौन सी इक्वेशन की बात कर रही है, सेम ये वाली, टी माइनस का मतलब ये और लिख लो एक बार और, माइनस का अल्फा यू टी माइनस का यू वन। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आती है आपको? नेक्स्ट लाइन में बेटा कुछ चीजें बड़े लिखने की इंपॉर्टेंट है, वो लिख लो। दिस इक्वेशन हैव टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं वो। दिस इक्वेशन हैव टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। नंबर वन बेटा देखना, it gives us another way of thinking, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, it gives us another way of thinking about Phillips curve,
as relationship between inflation rate, unemployment rate and natural rate of unemployment. देखो मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट करो बेटा. It gives us another way of thinking about Phillips curve as relationship between inflation rate, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो एक तो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एक इन्फ्लेशन हो गया. ठीक है, तो तीन तरह के पैरामीटर के रिलेशनशिप बताया है इस फिलिप्स कर्व ने, सोचने का मौका दिया है हमें. ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग बेटा. इफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल डेविएट फ्रॉम natural rate, मैं रिपीट कर रहा हूं, if unemployment rate will deviate from natural rate, then actual inflation will deviate from expected inflation. मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, then actual inflation will deviate from expected inflation. Got it बेटा? इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को मेरी बहुत अच्छे से? फुल स्टॉप करके लिखना. नेक्स्ट पॉइंट बेटा, पॉइंट नंबर 2. It gives us another way of thinking about natural rate of unemployment. Full stop. It is that rate of unemployment which is required to keep. मैं रिपीट करूं बेटा, which is required to keep inflation rate. Repeat myself again. It is that rate of unemployment which is required to keep inflation rate constant. That is why UN, यानी natural rate of unemployment, that is why UN is also known as NAIRU, NAIRU. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके एकेडमिक्स में प्लस एंट्रेंस में ये क्वेश्चन कई बार आता है, एकेडमिक्स में भी आएगा और एंट्रेंस में भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं. ठीक है, तो जरा ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है. नायरू की फुल फॉर्म बेटा नॉन एक्सकेलरेटिंग, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, नॉन एक्सकेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, नॉन एक्सकेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है बेटा. इफ यू आर फ्रॉम एंट्रेंस फील्ड, अगर आप एंट्रेंस के बच्चे हो तो बच्चा ये नायरू पर आप थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिख लेना, डिटेल पैराग्राफ. ठीक है, बट अगर आप सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो बेटा आपको कोई इशू नहीं है, आप इसको इतना ही रखो काफी है. ठीक है बेटा, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसकी फुल फॉर्म इज मोर देन इनफ. ठीक है बेटा, ओके.